19 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन की किसान गर्जना रैली है। यह रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ट्रैफिक ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं। साथ ही सुरक्षा के बंदोबस्त भी किए गए हैं। किसान रैली में आने वाली भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता के लिए ट्रैफिक डायवर्जन सुझाए हैं। ट्रैफिक गाइडलाइंस जारी करते हुए दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इन मार्गों पर सफर करने से बचें। इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्री समय से पहले पहुंचने की कोशिश करें। कुछ मार्गों पर यातायात प्रतिबंध सोमवार सुबह 9 बजे से लगाया जा सकता है। खबर बिहार से है, जहां के सारण शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजे की मांग बीजेपी कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग बीजेपी की इस मांग को खारिज कर रहे हैं। सुविधा के अनुसार तर्क देना यह भारतीय जनता पार्टी की नई कार्य संस्कृति है। केंद्रीय मंत्री इनके कहते हैं कि शराब की नीति पर पुनर्विचार होना चाहिए, और दूसरी तरफ कुछ एक नेता कहते हैं इसकी समीक्षा होनी चाहिए। कोई एक ऐसा वर्ग है जो यह कहता है कि इसकी आलोचना करता है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेता से केवल यह जानना चाहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपके नेता हैं या नहीं हैं। उन्होंने 5 जनवरी 2017 को गांधी मैदान में तमाम दलों को सहयोग करने के लिए कहा था, और 16 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, और शराब बंदी कानून के बाद जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई है उसमें आप सत्ता में साझेदार थे। उस समय आपने क्यों नहीं मुआवजा नीति बनवाने का काम किया? बिहार में शराबबंदी कानून लागू है तो इसका मतलब है कि शराब पीना या जहरीली शराब पीना अपराध है, गैर कानूनी काम है। तो गैर कानूनी काम में लिप्त आचरण से अगर किसी की मौत हुई है, जो अपने आप में दुखद है। जहरीली शराब कांड पर बीजेपी की ओर से जारी हमले पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया है। लल्लन सिंह ने बीजेपी शासित राज्यों का हवाला देते हुए कहा कि मौत के लिए सरकारें जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी। आपको बता दें कि सारण में जहरीली शराब से आज एक और व्यक्ति की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा अब 76 तक पहुंच चुका है, जबकि प्रशासन ने 38 मौतों की पुष्टि की है। गुजरात में सबसे ज्यादा जहरीली शराब पीने से अगर देश में किसी राज्य में सबसे ज्यादा मौत हुई है तो वो गुजरात है। गुजरात में कब से शराबबंदी है? गुजरात में तो वर्षों वर्षों से शराबबंदी है। तो वहां क्यों हो रहा है? वहां किसकी सरकार है? अलीगढ़ में घटना हुई, वहां किसकी सरकार है? हरियाणा में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई, वहां किसकी सरकार है? ये सरकारों के नाम पर और पार्टी राजनीति करने की चीज नहीं है। अपराध हुआ है, अपराधी पकड़े जाएंगे, उनको सजा होगी। 100% शराबबंदी कानून सफल हो गया, ऐसा हम कहां दावा करते हैं। हाँ, कोशिश निरंतर सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर जारी है, और जिस काम में बहुत दूर तक सफलता भी मिली। लेकिन 100% इस काम में सरकार सफल हो, इसके लिए एक एक व्यक्ति, सबका सहयोग चाहिए। जयपुर में दिल्ली के श्रद्धा मर्डर जैसे मामले ने सभी को हैरान कर दिया है। आरोपी अनुज शर्मा ने अपनी ताई सरोज की हत्या की और फिर शव के 8 टुकड़े कर दिए। उसके बाद एक बैग में भरकर दिल्ली रोड पर लेकर गया। 3 अलग अलग जगह बॉडी के टुकड़ों को मिट्टी में दबाया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बॉडी के टुकड़ों, मार्बल कटर, बाल्टी, चाकू, कार सहित अन्य सामान को बरामद किया है। आपको बता दें कि वारदात विद्याधर नगर के सेक्टर 2 में 11 दिसंबर को हुई। सरोज देवी ने अपने जेठ के बेटे अनुज शर्मा को एक धार्मिक कार्यक्रम में जाने से रोका तो वो तैश में आ गया और उसकी हत्या कर दी। सरोज देवी की बेटियां पूजा शर्मा और मोनिका ने इस मामले में 16 दिसंबर को अपनी मां के मर्डर का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने अपने चचेरे भाई अनुज शर्मा पर हत्या का शक जताया था। पुलिस ने अनुज को गिरफ्तार कर लिया। अनुज को कोर्ट ने 3 दिन के लिए 20 दिसंबर तक रिमांड पर भेजा है।
पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अड़चनों को हमने रेड कार्ड दिखाया है। भाई भतीजावाद, हिंसा, भ्रष्टाचार और वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। देश जानता है कि इन बीमारियों की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसलिए हम सभी को मिलकर इसे हटाना है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि स्पोर्ट्स को लेकर केंद्र सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में है। Thank you, Octave Choir is completing its 50 years प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी dedication to the nation. उस तरफ फुटबॉल की स्पर्धा चल रही है और हम फुटबॉल के मैदान में विकास की स्पर्धा कर रहे हैं। मुझे एहसास है कि मैच कतर में हो रहा है, लेकिन उत्साह और उमंग यहां भी कम नहीं है। और साथियों, जब फुटबॉल के मैदान में हूं और फुटबॉल फीवर चारों तरफ है, तो क्यों ना हम फुटबॉल की परिभाषा में ही बात करें, फुटबॉल का ही उदाहरण देके बात करें। हम सबको मालूम है कि फुटबॉल में अगर कोई खेल भावना के विरुद्ध, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ अगर कोई भी व्यवहार करता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है। भ्रष्टाचार, भेदभाव, भाई भतीजावाद, हिंसा, प्रोजेक्टों को लटकाना भटकाना, वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल होने के बाद रविवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया। इस अधिवेशन में उन्होंने आए हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और पद अधिकारियों को संबोधित करके पार्टी के विजन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वो 2027 में गुजरात में सरकार बनाएंगे। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान ने भारत को ठीक करने के लिए आम आदमी पार्टी को चुना है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में उन्होंने पिछले 5 से 7 साल में 12.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। वहीं पंजाब की आप सरकार 21,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में जो लड़ाई झगड़े कराते हैं, ये नहीं करना। सारे इंसान हैं, सब इंसान बराबर हैं, चाहे कोई किसी जात का हो, चाहे कोई किसी धर्म का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कैसा भी हो, सब इंसान बराबर हैं और हर इंसान का फर्ज है दूसरे इंसान की सेवा करना। ये हमारे 3 स्तंभ हैं आम आदमी पार्टी के। और इन लोगों की क्या विचारधारा है? इनमें से एक पार्टी की विचारधारा है गुंडागर्दी। इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है इन्होंने पूरे देश के अंदर, इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है पूरे देश में। गुंडागर्दी करना, लफंगई करना, गाली गलौज करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना। जितने देश के ऐरे गहरे लुच्चे लफंगे हैं, सारे इनकी पार्टी में संरक्षण देने के लिए चले जाते हैं। इनको बाकायदा माला पहना के इन लोगों को, सारे गंदे लोगों को ये अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं। और दूसरी पार्टी की विचारधारा क्या है? भ्रष्टाचार। इतने भ्रष्टाचार किए उन्होंने, इतने भ्रष्टाचार किए। तो एक तरह से आप देखें तो जनता को इसलिए पसंद आ रहा है हमारी विचारधारा। और दिल्ली में हमने जो गवर्नेंस के काम किए, आज तक ऐसे काम कभी नहीं हुए, और वही काम अब सारे के सारे पंजाब में होने चालू हो गए।
तो जनता को अब ये विश्वास हो रहा है कि ये पार्टी जो है ये अच्छी पार्टी है, ये शरीफों की पार्टी है। एक अहम मुद्दा है जो पिछले कई दिनों से इस देश के हर आदमी को पीड़ा दे रहा है, वो है जिस तरह से पिछले कुछ सालों में चाइना हम लोगों को आंखें दिखा रहा है। हमारी सरकार, केंद्र सरकार को पता नहीं क्या हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या हो गया, उनको सजा देने की बजाय वो हमें आंख दिखाते हैं, उनकी आंख में आंख डाल के उनको जवाब देने की बजाय उनके साथ हम और सामान खरीद रहे हैं, उनसे चाइना से और सामान खरीद रहे हैं। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और अब बात फीफा वर्ल्ड कप की करेंगे, जिसका फाइनल मैच इस वक्त खेला जा रहा है। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फाइनल मुकाबला जारी है। महामुकाबला कतर के लुसैल स्टेडियम में खेला जा रहा है। फाइनल मुकाबले में सबकी निगाहें अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेस्सी पर हैं, जो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। ऐसे में मेस्सी पहली बार खिताब जीतकर इस लम्हे को यादगार बनाना चाहेंगे। वैसे अर्जेंटीना के लिए जीत आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि सामने फ्रांस की टीम है जो मौजूदा चैंपियन भी है। फ्रांस की टीम में किलियन एम्बापे भी हैं, जो अपने दम पर मैच पलटने का मादा रखते हैं। आधुनिक हथियारों से लैस स्वदेशी मिसाइल आईएनएस मोर्मुगांव आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में आधुनिक सेंसर और रडार से लैस युद्धपोत इंडियन नेवी को सौंप दिया है।
हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच इस युद्धपोत का इंडियन नेवी में शामिल होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि INS मोरमुगवा भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोत में से एक है। यह भारत की समुद्री क्षमता में बढ़ोतरी करेगा। साथियों, यह INS मोरमुगांव वारशिप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त है। मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, एयर एंटी सबमरीन इंडिजिनस टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन्स के साथ यह वारशिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल कैरियर में से एक होगी। इनमें जो सिस्टम लगाए हैं वे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों पर भी पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। MDSL द्वारा तैयार यह वारशिप हमारी इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करती है। आज जब भी MDSL द्वारा निर्मित INS मोरमुगांव की सफलतापूर्वक कमीशनिंग हो रही है तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि आने वाले समय में हम न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया भर की जरूरतों के लिए भी शिप बिल्डिंग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यानी हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। साथियों, शिप्स और बोट्स मानव की अदम्य आकांक्षा शक्ति के प्रतीक हैं। नेचुरल सिलेक्शन की थियरी के अनुसार मानव का विकास इस क्रम और परिस्थितियों में हुआ है कि वह जमीन पर रहने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रकृति ने मानव के लिए अनेक सीमाएं निर्धारित की, जिसके चलते मानव को न ही मछलियों की तरह जल के अंदर रहने का गुण प्राप्त हुआ, न ही पक्षियों की तरह आसमान में उड़ने का। बावजूद इसके मानव अपने पुरुषार्थ द्वारा प्राकृतिक सीमाओं का सामना करते हुए समुद्र की गहराई तक पहुंचा और आसमान की ऊंचाई तक भी पहुंचा। साथियों, जल पर यात्रा करना तो मानव के लिए एक तरह से असंभव सा लगने वाला कार्य है, पर मानव ने अपने विजडम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज और दक्षता यानी इंजेन्यूटी से इस असंभव से लगने वाले कार्य को भी संभव करके दिखाया है। This ship, which is called Mormugaon, is actually the second ship of the P-15 Bravo class. And 2022, we all can see that the ship is completely ready with all weapons and sensors and ready for any sort of an operational deployment what the country needs. ना ही सिर्फ अपने वेपन्स एंड सेंसर्स यूज करना जरूरी है, ये भी जरूरी है कि हम दुश्मन को उनके वेपन्स एंड सेंसर्स आसानी से उनके वेपन्स एंड सेंसर्स हमारे अगेंस्ट काम ना कर पाएं। तो अगर उनके सेंसर्स हमें पिकअप ना कर पाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे स्टेल्थ फीचर्स हाई हों, हमें आसानी से उनके सेंसर्स पे पिकअप ना किया जा सके। तो ये जहाज़ को जो निर्माण किया गया है वो इस तरीके से किया गया है, स्टेल्थ फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है ताकि वो एनिमी सेंसर्स पे आसानी से पिकअप ना किया जा सके और हमारा जहाज़ उनके पास तक भी आ पाए तो भी उन्हें काफ़ी मुश्किल आए उस पॉइंट पे पहुंचने पे जब वो हमें पिकअप कर पाए। The role of this warship will be to become part of the fleet, operate with the fleet for whatever missions the fleet requires it to vessel fleet. कोई भी जहाज एक सिटी की तरह रहता है, हर तरह का काम, हर तरह की स्पेशलाइजेशंस जहाज पे रहती हैं, मिलजुल के रहती हैं और सुबह से शाम तक 3 meals, lot of people, training, कीपिंग द वेपन सिस्टम्स रेडी, किसी भी मिशन के लिए रेडी रहना, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशन हो या बिनाइन ऑपरेशन हो, HADR हो, उसके लिए तैयार रहना। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ शिप थ्रू द डे। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में अब लास्ट फेज में है। दौसा में आज यात्रा पूरी हो गई। सोमवार को यात्रा अलवर जिले में दाखिल होगी। राजस्थान में यात्रा का आखिरी जिला है। अलवर जिले से 21 को यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी। अलवर के मालाखेड़ा में भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान की पहली बड़ी सभा रखी गई है। इस सभा में आसपास के जिलों से भीड़ जुटाने का टारगेट रखा गया है। राहुल गांधी ने साधु संतों को कांग्रेस से जुड़ने के लिए सीकर के नेकी महाराज से राय मांगी है। इस पर संत ने कहा कि उन्हें साधु संतों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिए। सीकर के नेकी महाराज से यात्रा में चलने के दौरान राहुल ने सनातन संस्कृति पर भी लंबी चर्चा की। आज की यात्रा की शुरुआत भी वैदिक
मंत्रोच्चार के साथ हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में आखिरी फेज है। राहुल गांधी ने आज एक संत से बात की है। करीब 20 से 25 मिनट तक उनकी वार्ता हुई है। हम इनसे बात करते हैं। आप कहां से आए हो? राहुल गांधी ने क्या क्या बात किया? राहुल गांधी जी ने जो वर्तमान में जो नफरत फैल रही है देश के अंदर, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है, उसके बारे में विस्तृत रूप से बातचीत की और साधु संतों को कैसे जोड़ा जा सकता है कांग्रेस पार्टी से, इसके बारे में बातचीत की। आपने क्या सुझाव दिए उनको? क्या मैंने राहुल गांधी जी को सुझाव दिए कि किस प्रकार से सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सनातन धर्म को जो मानने वाले साधु संत हैं, वो किस प्रकार से आपकी पार्टी से जुड़ सकते हैं। उन्होंने बोला कि इसके बारे में जल्दी ही हम सब लोग एक बहुत बड़ा, जिस प्रकार से ये यात्रा चल रही है और यात्रा के दौरान भी काफ़ी सारे साधु संत उनसे मिले हैं और मैं भी राहुल गांधी जी की विचारधारा से प्रसन्न होकर ही उनकी यात्रा में शामिल हुआ हूं। तो जल्द ही बहुत सारे सनातन धर्म के जो पंडित हैं, पुजारी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो राहुल गांधी जी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में और भी शामिल होंगे और एक नया भारत का निर्माण करेंगे, जिस भारत के अंदर नफरत नहीं हो, जिस भारत के अंदर प्यार और मोहब्बत हो। एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इसमें सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं। मुझे भी इस यात्रा में सम्मिलित होकर बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से आए हो और यहाँ कैसे मिले? सीकर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। भगवान जगदीश स्वामी का एक छोटा सा भक्त हूँ, जो छोटा सा पुजारी हूँ, माँ भगवती का एक पुजारी हूँ और इस कारण से मैंने सोचा कि अपन यात्रा में चलें और राहुल गांधी जी से मिला जाए, क्योंकि ये एक ऐसी यात्रा है जो देश में प्रथम बार निकाली जा रही है। एक बहुत लंबी यात्रा है और ऐसी यात्रा में हमें शामिल होना चाहिए, इसी कारण मैं आया। बिल्कुल, ये थे संत जो आज राहुल गांधी से मिले हैं। इनका कहना है कि राहुल गांधी ने पूछा है कि संतों को कैसे कांग्रेस से जोड़ा जाए और इस बारे में इनकी चर्चा हुई है। करीब 20 से 25 मिनट तक चर्चा हुई है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। जिला रियासी में गौवंश तस्करी के खिलाफ अभियान जारी है। एसएसपी रियासी अमित की देखरेख में जिला पुलिस रियासी की टीमों ने विशेष नाका लगाया, जिसमें 2 वाहनों को जब्त किया गया और 8 गौवंश को पुलिस ने बचाया। वहीं 5 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। मामला रियासी जिले के थाना पौनी का है। के बच्चों के लिए जो है स्मार्ट क्लासरूम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस कर पाए और 2 हमने ऐसी स्मार्ट क्लासरूम्स गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी में जो है वो आज उनको लॉन्च किया है। ये न्यू मीडियम ऑफ एजुकेशन है, डिजिटल मीडियम ऑफ एजुकेशन। ना सिर्फ इसमें आप क्लासरूम या ब्लैक बोर्ड फीलिंग दे सकते हैं थ्रू डिजिटल मोड टू द स्टूडेंट्स, उसके अलावा आप जो है डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस भी जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस की जो क्लासेस हैं वो आप व्यू कर सकते हैं। मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई along with the PRIs to launch this smart classroom concept। ये हमारा तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।